नमस्कार। आपको पता है भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना। अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान के बाद पांचवें नंबर पर भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आती है। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ के अनुसार जीडीपी के आधार पर भारत की जीडीपी जो है ना, वो दुनिया में पांचवें नंबर पर सबसे ज्यादा है। तो ये जो टर्म है जीडीपी, ये जीडीपी क्या होता है, इससे जुड़े हुए कुछ और टर्म जिसको आप कहते हैं एनडीपी, है ना, जीएनपी, एनएनपी, ये सारे शब्द क्या होते हैं, आपके एग्जाम में भी ये सारे शब्द पूछे जाते हैं और कई बार कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करते हैं। तो हम लोग आज की अपनी क्लास में इन सभी टर्म्स को क्लियरली समझ लेते हैं ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जीडीपी के कंसेप्ट को देखते हैं। किसी भी देश की जीडीपी का मतलब ये होता है साधारण भाषा में कि उस देश में जितना भी सामान प्रोडक्शन हुआ है ना, उस सामान का टोटल प्राइस कितना है। ठीक, मतलब अगर हम गेहूं के टर्म में कहें, गेहूं अगर 20 रुपए किलो है और 50 किलो गेहूं का उत्पादन हो गया है ना, तो टोटल आपका जीडीपी कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। राइट, क्योंकि अगर सिर्फ एक चीज गेहूं का उत्पादन हो रहा है तो आपने क्या किया, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ और उसमें आपने प्राइस से गुणा कर दिया। यहां पर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जिन कमोडिटीज को, गुड्स को इंक्लूड करते हैं वो फाइनल गुड्स होने चाहिए, यानी कि अंतिम वस्तुएं होनी चाहिए, है ना। तो एक बार इस जीडीपी की परिभाषा को हम लोग देखते हैं कि किसी भी देश की जीडीपी क्या होती है, उस देश के निवासियों द्वारा, है ना, उस देश के निवासियों द्वारा, है ना, उस देश की घरेलू सीमा के एक लेखांकन वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम उत्पादों का कुल मूल्य होता है। तो अभी हमने देखा कि जीडीपी आप कैसे करते हैं, या तो कहते हैं डॉलर में कितना जीडीपी है ना, 4.25 ट्रिलियन डॉलर का या 3.5 ट्रिलियन डॉलर की आपकी जीडीपी है, या रुपया में बताते हैं कितना रुपया का है, यानी कि उसका वैल्यू निकाल रहे हैं। दूसरा वैल्यू किसका, अंतिम वस्तु और सेवाओं का वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। तो यहां ध्यान रखिएगा किस चीज का वैल्यू, अंतिम उत्पादों का वैल्यू। ये अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, जब हम अंतिम उत्पाद या फाइनल गुड्स या फाइनल कमोडिटीज कहते हैं तो अंतिम उत्पाद कहने का मतलब यह है कि वैसे सामान, है ना, जिनका यूज करके अब आप कोई दूसरी वस्तु नहीं बनाने जा रहे हैं, है ना, जिसका अंतिम रूप में कंजम्पशन हो रहा है, अभी उससे उसका यूज करके कोई दूसरा सामान नहीं बनेगा। जैसे जब आप ब्रेड खरीद करके खाते हैं तो ब्रेड अंतिम वस्तु हो गई, लेकिन ब्रेड बना किससे है, तो ब्रेड मैदा या आटा से बना है। तो मैदा या आटा उस कंपनी के लिए जो ब्रेड बनाती है क्या हो गई, मध्यवर्ती वस्तु हो गई। लेकिन ब्रेड चूंकि अब हम कंज्यूम कर लिए, खरीद करके ले आए, घर पे खा लिए, तो ब्रेड हमारे लिए अंतिम वस्तु हो गई। राइट, उसी तरीके से जैसे आप यहां देख रहे हैं ये कार है, तो ये कार जो है ना, बेसिकली कार क्या है, कार अंतिम वस्तु है, क्योंकि अब इस कार की सहायता से, कार क्या है, फाइनल गुड्स है, क्योंकि इस कार की सहायता से कोई दूसरी चीज नहीं बनने वाली। राइट, लेकिन इस कार के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, है ना, जो कार के स्पेयर पार्ट्स हैं, ये क्या हैं, ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, या इनको आप इंटरमीडिएरी गुड्स कहते हैं। क्या है, इंटरमीडिएरी गुड्स हैं कार के स्पेयर पार्ट्स, क्योंकि इन स्पेयर पार्ट्स की सहायता से ये कार असेंबल होकर के बना है। तो हम लोग स्पेयर पार्ट्स को, यानी कि जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं शामिल करते। ये जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं इनको जीडीपी कैलकुलेशन में नहीं इंक्लूड करते। क्यों? अब कार के संदर्भ में देखो, जब आपने कार कंपनी से कार खरीदी तो जीडीपी में ऐड हो गया कि भाई हाँ, एक कार बिक गई और इसकी कीमत जीडीपी में ऐड हो गई। लेकिन उस कार की कीमत के साथ साथ टायर की कीमत, एसी की कीमत, म्यूजिक की कीमत, है ना, सीट की कीमत, ये सारी चीजें उसके साथ इंक्लूडेड हैं। ठीक है, इसमें से ये सारी चीजें कार कंपनी खुद नहीं बनाती। म्यूजिक, है ना, सोनी का लगा दिया, टायर एमआरएफ का लगा दिया, राइट, मिंडा का चाबी और दूसरा सिस्टम ले लिया। तो सारा सिस्टम जो है इंजन के अलावा कार कंपनी खुद नहीं बनाती। तो अब कार कंपनी ये सारा सामान दूसरे से खरीद रही है। मान लीजिए कि सोनी से एसी खरीद लिया, एमआरएफ से टायर खरीद लिया, सोनी से म्यूजिक खरीद लिया। तो अभी अगर उस चीज को भी जीडीपी में अलग से जोड़ेंगे आप, तो 2 बार एक ही चीज का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो टायर एक बार अलग से ऐड हो जाएगा और टायर एक बार कार के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है,
तो हम लोग हमेशा अंतिम वस्तु और सेवाओं को यानी कि फाइनल गुड्स को इसलिए इंक्लूड करते हैं ताकि डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम से बचा जा सके। क्यों करते हैं? डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम से बचने के लिए, डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम से बचने के लिए, है ना। नहीं तो क्या होगा कि एक बार कार के साथ टायर का प्राइस ऐड होगा, एक बार अलग से टायर का प्राइस ऐड हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा कि सामान का यूज कैसे हो रहा है उसके आधार पर डिपेंड करेगा कि फाइनल है या इंटरमीडिएरी कंजम्पशन है। टेक फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके गाड़ी का टायर खराब हो गया और आप कंपनी से जाकर के या दुकान से जाकर के टायर खरीद करके अलग से लगा रहे हैं, तो वहां पर टायर इंटरमीडिएरी या मध्यवर्ती वस्तु नहीं होगी, वहां पर टायर अंतिम वस्तु होगी। लेकिन अगर कार कंपनी कार टायर के साथ बेच रही है, बिना टायर के तो नहीं बेचती है, अगर कार कंपनी से आप खरीद रहे हैं तो वहां पर कार कंपनी के लिए टायर इंटरमीडिएरी गुड्स हो गया। अगर आप आटा खरीद करके रोटी घर पे बना के खा रहे हैं तो आपके लिए आटा क्या हो गया? अंतिम वस्तु हो गई। लेकिन अगर ब्रेड बनाने वाली कंपनी आटा खरीद करके ब्रेड बना रही है, आटे का ब्रेड, है ना, तो उसके लिए आटा मध्यवर्ती वस्तु हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे। तो हम लोग सिर्फ अंतिम वस्तुओं को ही इंक्लूड करते हैं। क्यों? ताकि दोहरी गणना की समस्या या डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम से बच सकें। और इसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? इसके लिए हम लोग वैल्यू एडेड मेथड का यूज करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड यानी कि मूल्यवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है। मूल्यवर्धन विधि का प्रयोग करते हैं, है ना, ताकि डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम से बच सके। इसके साथ साथ कहा गया कि भाई उस देश के निवासियों द्वारा यह सारा उत्पादन का काम किया जाना चाहिए। निवासी कहने का मतलब क्या हुआ? निवासी को अंग्रेजी में यहां पर हम कहेंगे रेजिडेंट्स। सो निवासी या रेजिडेंट कहने का क्या मतलब है? निवासी उसको आप कहेंगे, निवासी यहां पर कौन होगा? जो आपके देश में, आपकी देश की घरेलू सीमा में 1 साल तक लगातार रह करके कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हो। तो कितना दिन रहना होगा भारत में? तो निवासी आप तब कहेंगे जब वो भारत में कम से कम 365 दिन निवास करता हो, वो निवासी कहलाएगा। राइट, ओके। फिर कह रहा है कि एक लेखांकन वर्ष में इंक्लूड करना है। तो लेखांकन वर्ष या अकाउंटिंग ईयर क्या है? अगर आप देखें अकाउंटिंग ईयर क्या है? लेखांकन वर्ष है आपका, शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका लेखांकन वर्ष हो गया। इसी दौरान उत्पादन होना चाहिए जिसका वैल्यूएशन करना है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है? बाई नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ के द्वारा जीडीपी की गणना की जाती है। अब कहा जा रहा है क्या कि उस देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, अभी घरेलू सीमा आप कैसे निकालेंगे? तो जब हम घरेलू सीमा की बात करते हैं तो इसमें हम लोग कुछ चीजों को शामिल रखते हैं ना। घरेलू सीमा यानी कि डोमेस्टिक बाउंड्री। तो सबसे पहले तो आपका मेन लैंड हो गया भारत का, है ना। उसके बाद आपकी सामुद्रिक सीमा यानी कि मेरीटाइम बाउंड्री, मेन लैंड तो हो ही गया। उसके बाद आपकी मेरीटाइम बाउंड्री यानी कि सामुद्रिक सीमा, यानी कि अगर ये भारत का समुद्री तट है, इधर से देखिए, अगर ये हमारा समुद्री तट है, कोस्टल इलाका है, तो इस कोस्टल इलाके से, है ना, इस कोस्टल इलाके से 12 नॉटिकल माइल तक आपका जाता है ना, जिसको आप टेरिटोरियल सी कहते हैं। तो ये तो आपकी डोमेस्टिक बाउंड्री है ही। इस पे तो आपका सॉवरेन राइट है, यानी कि संप्रभु अधिकार है, कोई बिना पूछे इसमें नहीं आ सकता है। इस 12 नॉटिकल माइल के आगे 200 नॉटिकल माइल तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जाता है ना। इस 12 नॉटिकल माइल से आगे कहां तक? 200 नॉटिकल माइल तक। सो कुल मिलाकर के आपके बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक, कुल मिलाकर कितना हो गया? आपके बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का जो इलाका है वो आपकी मेरीटाइम बाउंड्री यानी कि सामुद्रिक सीमा के अंदर आता है। अगर आप वहां पहले पहुंच जा रहे हैं, पहले पहुंच करके समुद्र के अंतर्गत, समुद्र के अंदर जाकर के कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं, खनिज खोज रहे हैं, समुद्रयान भेज रहे हैं, भेज सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। कहां तक? 200 नॉटिकल माइल तक। सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि आपका ये 200 नॉटिकल माइल किसी दूसरे देश के 12 नॉटिकल माइल में नहीं घुसना चाहिए।
सो आप अपने यहां से निकले और श्रीलंका का, बांग्लादेश का 12 नॉटिकल माइल के रेंज में आ रहा है आपका, तो फिर वो छोड़ करके भाई, क्योंकि वो 12 नॉटिकल माइल उसका सॉवरेन इलाका हो जाएगा। तो अगर आपसे सीधा पूछे कि आपका मेरीटाइम बाउंड्री यानी कि सामुद्रिक सीमा कितनी जाती है, तो भाई आपकी सामुद्रिक सीमा जो है ये जाती है 200 नॉटिकल माइल तक। नॉटिकल माइल समुद्र में दूरी नापने का इकाई है, ठीक। तो जमीन हो गया, समुद्र हो गया, उसके अलावा कुछ इंटरनेशनल एरियाज होते हैं, है ना, जहां पर कि किसी का अधिकार नहीं है, राइट। तो जैसे आप प्रशांत महासागर में आपका यान जो है, मतलब ना स्टीमर जो है वो जा रहा है सामान लेकर के, हवाई जहाज आकाश में जा रहा है, वो भी कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जो किसी भी देश की सीमा में नहीं, अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रहा है ना। तो ऐसा कोई भी इंटरनेशनल वाटर, इंटरनेशनल एयर, इंटरनेशनल लैंड जहां पर किसी देश का अधिकार नहीं है, वहां पर अगर कोई भारतीय जहाज पानी वाला, उस पर कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप हो रहा हो, है ना, तो वो भारत की जीडीपी में ऐड होगा, ठीक है। आप अंटार्कटिका पे जाकर के जो भी काम कर रहे हैं, है ना, वो आपकी जीडीपी में ऐड होगा, राइट। तो इस तरीके की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो इंडियन के द्वारा किया जाए, है ना, वो इंडियन जीडीपी में ऐड होगा। और उसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी होते हैं, एम्बेसी या हाई कमिश्नर्स होते हैं, हाई कमीशन ऑफिस। जैसे भारत का एम्बेसी अमेरिका में है, राजदूतावास जिसको हिंदी में कहते हैं आप, सो एम्बेसी कह लो या फिर राजदूतावास कह लो, है ना, ये उस देश की पॉलिटिकल बाउंड्री कही जाती है। तो वहां के अमेरिका में भारत के राजदूतावास में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो सैलरी दिया जाता है, कुछ लोग वहां के आकर के काम करने वाले हैं, कुछ भारत के लोग जाकर वहां काम करते हैं, तो सारी सैलरी भारत सरकार के पॉकेट से जाती है, जो एम्बेसी में काम करते हैं लोग, तो वो सब कुछ भारत की जीडीपी में ऐड होगा। उसी तरीके से अमेरिका की एम्बेसी भारत में है, ठीक, तो वो अमेरिका की जीडीपी में ऐड होगा। उसी तरीके से मिलिट्री बेस है, सैनिक छावनी, तो सैनिक छावनी अगर आपका जिस देश में है ना, वो आपका सीमा कहा जाएगा, है ना, और उसमें जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है वो आपकी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर यानी कि भारत की जीडीपी के अंदर ऐड होगा। तो ये कुछ चीजें हैं, जब आप घरेलू सीमा या डोमेस्टिक बाउंड्री कहते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा, मेन लैंड पे होने वाला काम। जब मेन लैंड पे बात कर रहे हैं तो उसमें दूसरे देश का एम्बेसी यानी कि राजदूतावास हटा करके सामुद्रिक सीमा या अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, है ना, अंतरराष्ट्रीय जल, हवा, मिट्टी, मतलब भूमि, उस पर अगर भारतीय के द्वारा कोई आर्थिक क्रियाकलाप किया जा रहा है तो वो ऐड हो जाएगा, एम्बेसीज और मिलिट्री बेसेस। ये आपकी घरेलू सीमा कही जाएगी। तो इस घरेलू सीमा में एक लेखांकन वर्ष में, है ना, इस घरेलू सीमा में एक लेखांकन वर्ष में, राइट, यहां के निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो ये जीडीपी का प्रॉपर डेफिनेशन हो गया, राइट। ओके, जब हमने जीडीपी के बारे में तो बात कर ली, तो बेसिकली अगर आप जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो जीडीपी क्या हो गया भाई, प्राइस से गुना कर दो, किसमें, प्राइस से किसमें गुना कर देंगे, जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाएं हैं, तो अंतिम उत्पादनों में अगर गुणा कर दिया, घरेलू सीमा में जो उत्पादित हुआ, और किसमें, किसी एक लेखांकन वर्ष में, है ना, तो ये आपका लेखांकन वर्ष हो गया। तो ये आपका निकल करके आ गया जीडीपी, राइट। ओके, तो जीडीपी के बारे में तो हो गई बात। अभी एक और टर्म निकल करके आता है जिसको आप कहते हैं जीएनपी। ये जीएनपी क्या होता है, जीडीपी का मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी हम लोगों को क्या करना है, जीडीपी को कन्वर्ट करना है जीएनपी में। यहां पर एन कहने का मतलब है नेशनल, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपको बनाना है। तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे बनता है, जब आप जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को जब जोड़ते हैं, यानी कि जीडीपी में आप क्या करते हैं, एनएफआईए
को जब ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता है आपको, जीएनपी, है ना। एनएफआईए कहने का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, है ना, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। ये होता क्या है, जैसे उत्पादन के कुछ कारक हैं, है ना। जैसे आप उत्पादन करने के लिए जाते हैं तो एक साहसी होता है जिसको आप, है ना, एंटरप्रेन्योर कहते हैं, वो प्रॉफिट लेता है अपने लिए। लेबर्स होते हैं, उनको वेज मिलता है, पैसा जो लगा उस पर इंटरेस्ट मिलता है, और जमीन जो है उस पर रेंट देते हैं। अब क्या है कि अगर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है और ये सारी चीजें कर रहा है, और उसके बदले में जो वो कमा रहा है, जो कि अपने देश वापस भेज रहा है, तो ये फैक्टर इनकम हो गया, विदेश से हमारे यहां आ रहा है, कारक आय जो विदेश से हमारे यहां आ रहा है। वैसे ही विदेशी यहां पे रह रहे हैं और अपने घर भेज रहे हैं कारक आय, है ना, यहां पे सैलरी मिल रहा है, कुछ हिस्सा अपने घर भेज रहे हैं। तो जब इसको घटा देंगे उसमें से तो निकल आएगा आपका नेट, यानी कि जो विदेश से हमारे यहां आ रहा है कारक आय, फैक्टर इनकम, और जो फैक्टर इनकम यहां से विदेश जा रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो जब आप जीडीपी में एनएफआईए को ऐड करते हैं तो आपको जीएनपी मिलता है। यहां पर एक चीज का ध्यान देंगे, है ना, कि कई बार क्या होता है एग्जाम में कि ऐसे आता है, लोगों को लगता है कि जीडीपी में नेट एक्सपोर्ट्स ऐड कर देंगे, है ना, जीडीपी में नेट एक्सपोर्ट्स ऐड कर देंगे तो जीएनपी मिल जाएगा, लेकिन ये गलत है। जीडीपी में नेट एक्सपोर्ट्स ऐड करने से जीएनपी नहीं मिलता है। आपको जानना चाहिए कि नेट एक्सपोर्ट्स जो है, यानी कि जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो जीडीपी में इंक्लूड होता है, क्योंकि वो चीज जीडीपी में ऑलरेडी उत्पादित हो चुकी है, तभी तो आप बाहर भेज रहे हैं। और जो चीजें आप आयात कर रहे हैं उसको ऑलरेडी घटा देते हैं, तभी आपका नेट एक्सपोर्ट्स कहलाते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जीडीपी में क्या जोड़ेंगे आप, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ेंगे, तब आपका जीएनपी प्राप्त होगा। तो हमने जीडीपी से जीएनपी को कन्वर्ट कर दिया। अभी एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं एनडीपी। ये बेसिकली एनडीपी क्या है, एनडीपी में एन का मतलब होता है नेट और डीपी इज योर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको आप एनडीपी कहते हैं। व्हाट इज दिस एनडीपी, ये कैसे मिलेगा, तो ये ग्रॉस से हम लोग नेट कैसे निकाल करके लाते हैं। तो होता क्या, एक चीज जिसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो जब भी आप ग्रॉस में से, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब भी आप डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, है ना, डेप्रिसिएशन कहने का मतलब मूल्यह्रास, ठीक है। तो जब भी आप मूल्यह्रास को घटा देते हैं, राइट, तो जो मिलता है उसको आप कहते हैं नेट, यानी कि निवल घरेलू उत्पाद। क्या मिलता है आपको, निवल घरेलू उत्पाद। सो बेसिक, अच्छा डेप्रिसिएशन क्या है, मूल्यह्रास किसको कहते हैं। तो ये जो आपका मूल्यह्रास है, ये क्या है, इसको सिंपल भाषा में समझिए कि जिन मशीनों की सहायता से प्रोडक्शन हो रहा है, वो उन मशीनों की घिसावट, वो मशीन घिस रहे हैं ना, चल रहे हैं, तो उनकी घिसावट और उनकी मरम्मत की लागत को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो मशीन की घिसावट यानी कि वियर एंड टीयर ऑफ मशीन, घिसावट, और उसके लिए आपकी मरम्मत की लागत, इन सभी को क्या कहा जाता है, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, राइट। तो इसको जब आप जीडीपी में से घटा देते हैं तो आपको एनडीपी प्राप्त होता है, राइट। सो अगर आपको एनडीपी प्राप्त हो गया तो आपको एनएनपी भी मिल जाएगा आराम से, है ना। सो एनडीपी को एनएनपी कैसे बनाएंगे, सो एनडीपी में क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। और ये जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, वर्तमान समय में हम लोग बाजार मूल्य पर, मार्केट प्राइस पर जो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं उसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। उसके पहले जो है 2016 से पहले हम लोग क्या करते थे, जो कारक लागत पर एनएनपी है उसको राष्ट्रीय आय मानते थे, है ना। लेकिन उसके बाद सरकार ने बाजार मूल्य के आधार पर एनएनपी जो है अभी वही जारी भी करती है, उसी को राष्ट्रीय आय मानती है। सो एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या बताता है, ये आपको राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम बता देता है, ठीक। सो एक बार क्विकली अगर आप देखें, है ना, एक बार क्विकली अगर आप देखें तो आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास जीडीपी है, इस
जीडीपी से जब आप जीडीपी में जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करते हैं तो आपका हो जाता है जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें से जब आप डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड कर दिया तो नेशनल मिल गया, ग्रॉस में से, है ना, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा दिया तो क्या मिल गया? नेट मिल गया। ठीक है, so this is it for today's class. Thank you.